फिर चाहे वो यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स हो जो कि 4% के आसपास रहे हैं इन मई, विच इज लोएस्ट इन 2 ईयर्स, और इस यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद अब एंटिसिपेशन और बढ़ गई है कि शायद फेड जो मीटिंग है उसमें पॉज ले सकता है या फिर जो रेट हाइक है उसको स्किप कर सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे चाइना के शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट, तो उन्होंने वो घटाए हैं और ऐसा पहली बार 10 महीनों में हुआ है। तो ये तीनों ही ट्रिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं इवेंट्स का रिएक्शन हम कमोडिटीज पर देख भी रहे हैं। लेकिन पहले बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने कच्चे तेल का भाव वापस से ब्रेंट का $75 के आसपास पहुंचते हुए देखा है। घरेलू बाजार में भी 5700 के ऊपर भाव आ चुके हैं। जय, कैसे देखते हैं आप इन ट्रिगर्स को? फिर चाहे वो चाइना का शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट कट करना हो, यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स हो, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए फेड की मीटिंग से? जय, आपका ऑडियो शायद म्यूट पर है, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। गुड मॉर्निंग दीपाली। मुझे लगता है कि आज का जो फेड का इवेंट है ये मोस्ट वॉच्ड इवेंट रहेगा कोई भी फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट है उसके लिए। का बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, लेकिन मुझे लगता है कल का जो इन्फ्लेशन नंबर निकल के आया वो हो सकता है यहाँ पे एक बड़ा ट्रिगर की तरह एक्ट कर सकता है। एक्सपेक्टेशन यही है कि फेड शायद यहाँ पे अपना रेट हाइक पॉज करे। अगर ऐसा कुछ होता है तो जहां तक क्रूड की बात है, देखिए हम लोगों ने लास्ट वीक देखा कि ओपेक की तरफ से यहाँ पे इंडिकेशन है क्रूड आउटपुट कट करने का। सऊदी अरेबिया, इराक सब ने यहाँ पे एक तरफा यहाँ पे रेट प्रोडक्शन कट किया है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी हो सकता है। चाइना से जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम किया गया है वो भी एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे डिमांड रिवाइवल की कोशिश की जाएगी। अगर यहाँ पे फेड अगर रेट हाइक पॉज करता है तो फिर से यहाँ पे रिस्कियर एसेट्स और के तरफ रुझान बढ़ेगा, डिमांड के रिवाइवल होने के चांसेस बढ़ेंगे, तो ये क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव हो सकता है। हालांकि 6,000 का लेवल घरेलू मार्केट में अभी भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन जो हम लोगों ने कल फर्स्ट हाफ में देखा कि मार्केट ऑलमोस्ट 5,500 के लेवल तक आ गया था, तो वहां से एक ऑलमोस्ट 7 से 8% का उछाल देखने को मिल सकता है। आई थिंक 6,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, वहां तक मुझे लगता है प्राइसेस ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो इनफैक्ट ट्रिगर्स तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और कच्चा तेल यहाँ से तेज ही हो सकता है। 6,000 के लेवल्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से रिकवरी और बननी भी चाहिए। और इनफैक्ट कल भी हम कच्चे तेल पर बातचीत कर रहे थे, नीलेश देदिया भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी व्यू यही था कि यहाँ से मंदी वो कच्चे तेल में नहीं देख रहे हैं, बल्कि प्राइसेस थोड़े और ऊपर ही जाने चाहिए। रुपेश, आपका व्यू क्या है पूरे एनर्जी बास्केट पर, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो या नेचुरल गैस हो? नेचुरल गैस में हमने कल एक तेजी देखी थी, प्राइसेस थोड़े से सॉफ्ट जरूर हैं आज के सेशन में वापस से। कोई व्यू, कोई स्ट्रैटेजीज इस पॉकेट से आपकी तरफ से? ये पर्टिकुलर ये भी थोड़ा इवेंटफुल दिख रहा है। अभी फेड की मीटिंग पे टोटल डिपेंडेंसी है। मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा मंदा नहीं लग रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में WTI मुझे लग रहा है $68 के आसपास बॉटम आउट होना चाहिए, दैट इज द गुड लेवल टू बाई। तो इंडियन मार्केट में देखें तो 5,600 से लेकर 5,700 के बीच में बाइंग कर सकते हैं एंड स्टॉप लॉस बिलो 5,500 रख सकते हैं। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि आज की मीटिंग के बाद में थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी एंड अगेन अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा दैट कैन रीच अप टू 5,900, 5,950। ओके, अच्छा जय, गोल्ड पर क्या व्यू आपका रहेगा? ऑल्दो फेड मीटिंग पर, फेड आउटकम पर, स्टेटमेंट्स पर नजरें बनी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके का रिएक्शन यूएस बॉन्ड यील्ड्स का है, डॉलर का है, हमने गोल्ड में कोई खास एक्शन देखा नहीं है। फिर चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट्स में, डोमेस्टिक मार्केट्स में, एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, वो भी काफी छोटी रेंज अब बन गई है अगर स्पेशली सोने की बात करें तो। आपका व्यू क्या रहेगा? क्या फेड मीटिंग के बाद कुछ रिएक्शन यहाँ पर एक्सपेक्ट करें या फिर यही रेंज बनी रहेगी? क्या सजेशंस आप दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को गोल्ड पर इस समय? दीपाली देखिए, गोल्ड के लिए जो भी ट्रिगर्स हैं अभी फिलहाल कुछ नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट 8-10 दिन से एक लैक लस्टर है, एक दायरे में गोल्ड फंसा हुआ है। यहाँ जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर यहाँ पे फेड हाइक पॉज होता है तो एक रुझान रिस्कियर एसेट की तरफ बढ़ेगा। वो हो सकता है शॉर्ट टर्म में एक नी जर्क रिएक्शन में गोल्ड का प्राइसेस नेगेटिव जाता हुआ दिखे। अगर ये सरप्राइज में नहीं होगा अगर $1,900 का भी लेवल तोड़ देता है गोल्ड। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ी मीडियम टर्म आउटलुक की बात करें तो जितने कंसर्न्स अभी भी हैं ग्लोबल मार्केट्स में,
चाहे वो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट को लेके ग्रोथ की अनसर्टेनिटी है, वो कहीं ना कहीं गोल्ड को जाके सपोर्ट करेगा। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है गिरावट देखने को मिल सकता है। जो एक सपोर्ट था 1910 का, मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में वो शायद टूटे। अगर यहाँ पे डिस्क्लेमर यही है कि अगर फेड यहाँ पे अपना स्टांस चेंज करता है और रेट हाइक पॉज करता है, तो मुझे लगता है वो लेवल देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है, बहुत अग्रेसिव एंट्री आज ना करें, वेट एंड वॉच मोड रखना चाहिए। फेड का आउटकम आने के बाद कल फ्रेश यहाँ पे कोई एंट्री करना चाहे लॉन्ग साइड में तो कर सकता है। और सिल्वर पर भी सिमिलर व्यू रहेगा जय? जी बिल्कुल, मुझे लगता है सिल्वर में भी अगर गोल्ड यहाँ पे नीचे आता है तो सिल्वर में भी एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि एक बेस मेटल्स के लिए पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है फेड का अगर स्टांस चेंज होना, बट यहाँ पे जो बुलियन का इम्पैक्ट है वो सिल्वर में भी देखने को मिलेगा। डॉलर टर्म्स में आई थिंक 23.2 23.4 का लेवल है, वो देखने को मिल सकता है 1 से 2 दिनों में। ओके चलिए, तो रेंज बाउंड ही फिलहाल मोमेंटम रह सकता है, फेड आउटकम पर डेफिनेटली नजरें रहेंगी। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर हमने एक गिरावट के बाद रिकवरी आते हुए देखी और अब प्राइसेस उन्हीं लेवल्स के आसपास होल्ड कर रहे हैं। देखिए 728 पर कॉपर इन्हीं लेवल्स के आसपास है, पिछले 2-3 सेशन से एल्यूमिनियम इन्हीं लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, ना ऊपर गया ना नीचे, इन्हीं लेवल्स के आसपास फ्लैटिश टोनियम देख रहे हैं। जिंक सिमिलरली 216-217 के लेवल्स पर ट्रेड कर रही है। क्या व्यू आपका जय ओवरऑल एज अ बेस मेटल पैक पर? प्राइस ट्रेंड्स यहां से गोइंग फॉरवर्ड कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन मल्टीपल ट्रिगर्स के बीच में, और कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी हैं क्या इस पैक से? दीपाली देखिए, जो फंडामेंटल्स हैं वो बदले नहीं हैं अभी भी। चाइना का एक यहाँ पे रेट हाइक करना है, एक यहाँ पे रिन्यूड ऑप्टिमिज्म ला सकता है, लेकिन जो भी प्लेयर्स हैं वो अभी भी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। ग्लोबल ग्रोथ एक बड़ा कंसर्न है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि कोई भी अग्रेसिव तरीके से अपने प्रोडक्शन रैंप अप नहीं करना चाह रहा है। प्राइसेस बिल्कुल लैकलस्टर है घरेलू मार्केट में, रूपी की वोलेटिलिटी के कारण हम थोड़ा बहुत मूवमेंट देख रहे हैं, लेकिन एक क्लियर डायरेक्शन मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि आज रात के कुछ फेड के मिनट्स या अनाउंसमेंट्स के बाद यहाँ पे कुछ देखने को मिले, बट करेंटली यहाँ पे अभी भी व्यू नेगेटिव ही है। मुझे लगता है अगर डिमांड रिकवरी बहुत जल्द नहीं होगी तो प्राइसेस में और दबाव 2 से 3% का दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि एक बहुत बड़ा इवेंट है, मेरी यही सलाह होगी कि वेट एंड वॉच करना चाहिए, लेट द इवेंट पास, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या समझ में आ रहा है, फिर ही कोई ट्रेड लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके रुपेश, आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बेस मेटल से? लग रहा है कॉपर में 725 और 720 के बीच में बाइंग करना चाहिए विद स्टॉप लॉस बिलो 715। आगे मुझे लग रहा है कि एक बार आज की मीटिंग के बाद में एक स्पाइक आना चाहिए एंड दैट अराउंड 740 745 के टारगेट तक जाना चाहिए। ओके तो 720 725 के रेंज में बाय कर सकते हैं कॉपर। 728 के आसपास होल्ड कर रहा है पिछले 2 सेशन से, खासतौर से कॉपर का प्राइस। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटी स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस करेंगे ही, साथ साथ बात करेंगे स्पाइसेस पर। अंकित अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, अमर अग्रवाल फूड से। एक छोटे से ब्रेक के बाद उनसे करेंगे बातचीत, जल्द वापस आते हैं।